पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, इसमें दो कंपाउंड मिला के एक तीसरा प्रोडक्ट बना रहे थे। दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे ना। लास्ट टाइम हमने यही पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा अभी पहले एक एक रिएक्शन की तरफ देखते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले। ये एक रिएक्शन है C6H12O6 जिसमें ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का, हाँ ये ग्लूकोज है C6H12O6 ये पूरा। ठीक है, O2 ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर है और ये एनर्जी है। देखो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये तुम जब भी खाना खाते हो तब ये हो रही होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये वाली रिएक्शन। अच्छा अच्छा सर, कैसे हो रही है वो भी बता दो। ठीक है, देखो जब तुम खाना खाए, खाने में तुम्हारा जो भी कार्बोहाइड्रेट था, मेनली अभी कार्बोहाइड्रेट वाली रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था कि जैसे यहाँ पर लिखा भी है, ये वाली जो पेज नंबर है तुम्हारा, कौन सा पेज नंबर है 7, पेज नंबर 7 पर लिखा हुआ है जो पॉइंट नंबर 2 है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है ये वाला वैसे। ठीक है, जो कि हमारे नॉर्मल जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो हम सांस लेते हैं ना, उस टाइम पे ये वाली पूरी प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, देखो क्या होता है, फूड क्या होता है, फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं, जो रोटी खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, जो भी हमने खाया वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में अलग अलग होने लग जाते हैं। जैसे राइस, पोटैटोज और ब्रेड, इन सब में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले टूटता है ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर सबसे पहले टूटता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, अब जब भी हमें एनर्जी लेनी होती है, ग्लूकोज का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, हम ग्लूकोज भी, जैसे मान लो हमने डायरेक्ट ग्लूकोज ही पिया, तो ग्लूकोज पीते के साथ क्या हुआ, ग्लूकोज पिया, ग्लूकोज पीने के साथ में तो जो हमने पी लिया वो लिक्विड फॉर्म में तो रहेगा नहीं। लिक्विड में से क्या हुआ, हमारी बॉडी ने जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स था, जो न्यूट्रिएंट फॉर्म में जो ग्लूकोज था उसको निकाला। अब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, वो ऑक्सीजन के साथ कहाँ पे मिलेगा वो समझो। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर पहुंची, तो उसके साथ में ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, वही गैस में तुरंत बाहर, नाक से तुरंत बाहर कर देते हैं। ये लिया और ये तुरंत बाहर। ठीक है, वाटर हमारे अंदर बन जाता है, पानी पानी मतलब जो बॉडी के अंदर जो वाटर एसेंशियल रहता है, जैसे हमारी बॉडी कितने 71% 72% पानी से बनी हुई है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है और एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर निकल रही है, इसी वजह से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जो एनर्जी निकली है, ये हमारी बॉडी हमको देती है ताकि हम और एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। ठीक है, ये वाली रिएक्शन अनबैलेंस्ड है खुशी, देखो ध्यान से इसको बैलेंस कैसे करो। सिया, सिया बैलेंसिंग का कुछ याद आ रहा है? अगर आ रहा हो तो उसको बैलेंस करो जरा, इस इक्वेशन को। कहाँ कहाँ पे? हाँ, देख लिया बुक में, करा है सॉल्व, चलो ठीक है।
ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो 12 ऑक्सीजन के थे वो उस तरफ भी हो गए, बैलेंस हो गया। और वैसे ही यहाँ पर 6 कार्बन के और बढ़ाने थे तो वो भी बैलेंस हो गए। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, क्या ये मैंने मिटाया था ना, नोट करो। हाँ 7। ठीक है, आई डिड इट इंटेंशनली। ठीक है, ऐसे ही आती है रिएक्शन, जो भी बैलेंस करने को आती है ना पेपर में, वो ऐसे ही आती है। ठीक है, जो तुम्हारी जो बुक में रिएक्शंस रहती हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ के उन्हीं में से कुछ ना कुछ गायब कर देते हैं, अलग से कोई रिएक्शन नहीं देते कुछ। ठीक है, ज़्यादातर बुक में से ही आता है, 90% पेपर बुक में से आता है। और बुक ढंग से पढ़ी है तो तुम्हारे 90% नंबर कहीं नहीं गए साइंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी पूरी प्रोसेस, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक अपन ने पढ़ी थी, जिसमें से हीट निकल रही हो, हीट यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में हीट निकल रही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया एक्सोथर्मिक का ये वाला एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है क्या, आगे हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं। देखो, पहले पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। ठीक है, मतलब समझना, यहाँ पे केवल जो वर्ड होगा वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा कि वो चीज है क्या वहां पर। ठीक है, अब जैसे दूसरा यहाँ पे जो वर्ड उन्होंने यूज किया है वो जो किया है वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना किसी चीज का। ठीक है, डिकम्पोज होना, उसका टूट जाना मल्टीपल पार्ट्स। तो यहाँ पे भी वो रिएक्शन जिसका एक रिएक्टेंट हो और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाए। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है, जो फेरस सल्फेट है वो टूट गया फेरिक क्लोराइड में। ठीक है, वो टूट गया फेरिक क्लोराइड में, और SO2 गैस निकली है और SO3 गैस निकली है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या था, फेरस सल्फेट था। बुक में देखो खुशी, ये फेरस सल्फेट था, Fe3 FeSO4। फिर यहाँ पे क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड बना, या इसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो। ठीक है, दो FeSO4 किस किस में टूट गए, फेरिक ऑक्साइड में टूट गए, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गए। यहाँ पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हुआ अलग अलग प्रोडक्ट्स में। ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट कैसे, ये सॉलिड फॉर्म में था, इस पे हमने दी हीट और ये टूट गया। फेरस सल्फेट को हमने हीट दे दी, उससे ही वो टूट गया। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स में। और एक और चीज, जहाँ अभी हमने वहां पर क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक। वहां पर हमने क्या पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक पढ़ी थी। वहां पर हीट कहाँ पर, यहाँ पे जाके ऐसे निकल रही थी, हीट निकल रही थी, या हीट ऐसे एनर्जी निकल रही थी एक्सोथर्मिक में। अब यहाँ पर हीट और एनर्जी यहाँ पर देखेंगे एरो के ऊपर। जब भी एरो के ऊपर हीट दिखे, समझ जाओ वो, नहीं, डिकम्पोजिशन तो इससे पता चलेगा कि एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट गया। इसके साथ में ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दर, हाँ हाँ, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। देखो, इसीलिए मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन में, ताकि तुमको वो चीज़ फटाक से क्लियर हो जाए, तुमको ऑन स्पॉट क्लास के अंदर ही याद हो जाए, बस तुमको एक बार घर पे जाके रिवाइज करना पड़े। ठीक है, बस इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जैसे वहां पर क्या था, वहां पर हीट ऐसे निकल रही थी उस तरफ, तो वो क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। यहाँ पर हीट हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी लाइन लिखो, द रिएक्शन इन विच
सी लिखो, द रिएक्शन इन विच heat is applied to form products. Heat is applied on reactant. Heat is applied on reactant to form product is called endothermic reaction. देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये दोनों हमने पैरेलली पढ़ी। पैरेलली कैसे पढ़ी? हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन के साथ में हमने एक्सोथर्मिक पढ़ ली थी। अब यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ हमने एंडोथर्मिक पढ़ ली। तो जहाँ देखो रिएक्शन, देखो जो ये है, ये हीट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है रिएक्शन का, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो उसके रिएक्शन की नेचर की वजह से हुआ है कि उस रिएक्शन का नेचर क्या है, वो उस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। अरे बहन क्या है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। यार मार कर रखा हुआ दे दिया उसने, उसकी वो निकल जाती है, बार बार खुल जाती है। आपका कौन यूज करता है डोंट मार कर? कोई भी नहीं। चलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई? ठीक है बेटा, सीए समझ में आ गई होगी आई होप। बोल नहीं रही हो तो पहुंच ही जाएगी बस। In this reaction, you can observe that a single reactants break down into to give simpler products। वही लिखा हुआ है, this is a decomposition reaction। लाइन लिखो decomposition reaction के नीचे, heading के नीचे, the reaction in which single reactant the reaction in which single reactant the reaction in which single reactant break down to give simpler products is called decomposition reaction। और उसके नीचे एग्जाम्पल ये वाला लिख देना, ठीक है। देखो अब तुमको फेयर नोटबुक जो थी वो अब तुमको कैसे बनानी है वो मैं अब समझ लो। पहले जो फेयर नोटबुक बनाते थे वो हम केवल क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए बनाते थे 9th तक, है ना। अब क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए नहीं, अब हम नोट्स लिखने के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। जो पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसकी डेफिनेशन लिखो, और उसके पीछे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की लिखना। उसके बाद में उससे पहले क्या टॉपिक पढ़ा था, बैलेंसिंग का पढ़ा था, बैलेंसिंग के बारे में लिखना वहाँ पर, ठीक है। अब अभी तक तो कुछ भी नोटिस नहीं किया, नोट नहीं किया वो, नोट डाउन नहीं किया हुआ तुम लोगों ने, है ना। कोई बात नहीं, अब यहाँ से लिखना चालू कर देना, ठीक है। अब यहाँ से आगे, अब यहाँ से फेयर नोटबुक में डायरेक्ट लिखते रहेंगे, जो भी होगा सब फेयर में लिखेंगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल लिख लिया। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल है, सी ए, कौन सी, एंडोथर्मिक वाली। दिमाग देखो, द रिएक्शन इन विच हीट इज applied to the reactant या on reactant to form products is called endothermic reaction, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अरे यार
इतना कट करूँगा मैं रिकॉर्डेड सेशन में से। देखो एक और एग्जांपल है, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में था, उस पर हमने हीट अप्लाई करी और वो क्या बन गया, CaO CaO प्लस टू गैस। ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ। क्या हुआ, जो कैल्शियम कार्बोनेट था, कार्बोनेट लिखना है इसको भी पेयर में, कैल्शियम कार्बोनेट था, उस पर जैसे ही हमने हीट अप्लाई करी, वहां से क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड निकला, और क्या निकली, CO2 गैस। ठीक है, केवल हीट की एप्लीकेशन से हुआ ये भी। सी कैल्शियम ऑक्साइड कह लो, या फिर कैल्शियम, देखो, या फिर तुम्हारी बुक में जो नेम दिए हैं वो कॉमन नेम दिए हैं। ठीक है, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट ना बोलते हुए, नहीं, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट ना बोलते हुए क्या बोला है, लाइमस्टोन बोला है, बोला है। और कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे क्या लिखा है, क्विक लैम बोला है। ठीक है, तो चाहे क्विक लैम लिख लो, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड लिख लो, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर नेम है उसका, ये दोनों जो मैंने लिखे हैं, और जो बुक में लिखे हैं वो कॉमन नेम है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो इससे वो इसलिए सिंपल है, देखो, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ वो इसीलिए। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, इससे याद भी हो जाता है थोड़ा, इसीलिए हमें, अगर हम नॉर्मल, हमें अगर वैसे कुछ भूल जाते हैं तो ऐसे याद आ जाती है रिएक्शन। नहीं तो लाइमस्टोन सोचते थे, अरे लाइमस्टोन क्या था, लाइमस्टोन क्या था, ना उसमें लाइम का पता है ना उसमें स्टोन का पता है। वैसे लाइम बोलते हैं, कैल्शियम को बोलते हैं। ठीक है, जब भी कैल्शियम जब भी प्रेजेंट होगा रिएक्शन में, तो वहां पे लाइम का नाम आएगा, हमेशा देखना। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक ब्राउन फ्यूम्स वाली एक रिएक्शन दी है, लेड नाइट्रेट पाउडर जलाया है, ये वाला, देखो, हाँ ये वाला, ये जो होती है ना, ये PbNO3 वाली रिएक्शन जो हुई है, PbNO3 वोल्टोइस, उसमें हीट दी तो 2 PbO निकले, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला है उसमें, देखो नेक्स्ट पेज पे ही है। एक्टिविटी, एक्टिविटी तुम्हारी वो है शायद 1.6 है शायद, ये 6 से 7 वाली तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, PbNO3 है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट में हीट दी तो क्या निकला, लेड ऑक्साइड निकला, PbO। देखो एक नया कंपाउंड आया तुम्हारे सामने, लेड। ठीक है, लेड बहुत सारी जगह पाया जाता है, और लेड को मॉलिक्यूलरली Pb बोलते हैं, एलिमेंट फॉर्म में Pb शॉर्ट फॉर्म है उसका, लेड का। ठीक है, Pb पंजाब। ठीक है, ऐसे याद कर लो, पीबी लेड को बोलते हैं। ठीक है, पीबी लेड ऑक्साइड निकला, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली, और ऑक्सीजन गैस निकली वहां से। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली भी रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या हुआ, केवल एक एक रिएक्टेंट था और वो मल्टीपल फॉर्म में टूट गया, है ना। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकले हैं, देखो ऊपर लिखा है उन्होंने, ऊपर जो छोटी सी लाइन दी हुई है उन्होंने, वहां पर लिखा हुआ है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होंगे वो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, है ना, जो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। आगे देखते हैं, देखो आगे एक मेथड आया है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखो। डिस्प्लेसमेंट के बाद में, देखो डिस्प्लेसमेंट के बाद में एक और टॉपिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट करके, दिख रहा है बुक में, देखो खुशी,
बुक में देखो, डिस्प्लेसमेंट के बाद में एक और डेफिनेशन दिख रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक है, ये वैसे उसका एग्जाम्पल है, लेकिन दोनों में चीजें सेम होती हैं। दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। दोनों में डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा था, देखो अब ये एक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ BaCl2 का, और एक H2SO4 का हुआ, इसलिए उसको क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या, डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल दिमाग में नहीं आया। CuSO4 क्या बना दिया, FeSO4 बना दिया, और Cu अलग निकल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो SO4 नेगेटिव आयन था, वो क्या हुआ, इसका केवल SO4 नेगेटिव आयन था, वो Fe के साथ रिएक्ट करके FeSO4 बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। और हाँ बेटा बोलो। देखो देखो फिर से सुनो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने लिया आयरन लिया और कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद में क्या हुआ, जो सल्फेट आयन था SO4 का, SO4 2 नेगेटिव बोलते हैं वैसे यहाँ पर, ठीक है। SO4 का जो आयन था वो Fe के साथ में मिल गया, आयरन के साथ में मिला, और उसने क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। ये समझ में आया। और जो कॉपर था Cu, वो अलग हो गया। देखो लिखा भी है यहाँ पर, why does a iron nail brownish become brownish in color of and blue color of copper sulfate solution become fades। देखो आयरन नेल थी, यहाँ पर ली थी, फिर जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाला तो वो ब्राउन कलर की होके बाहर निकली, वो ब्राउन कलर की निकलती, जबकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, लेकिन कॉपर का कलर क्या रहता है, ब्राउन रहता है। तो फेरस सल्फेट तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है वहां पर, और वो एक तरीके से इस पर कॉपर की कोटिंग हो जाती है। जो आयरन नेल होता है ये वाला, देखो ये वाला फिगर 1.8 में, तो वो कॉपर जो आयरन के रहता है, वो आयरन पे कॉपर की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्राउनिश कलर का हो जाती है आयरन नेल, ठीक है। सिया समझ में आया। कॉपर कैसे, कि कॉपर पे कैसे, जो मतलब आयरन नेल पर कैसे कॉपर की कोटिंग हो गई यहाँ पर, केवल उसको उसमें डालते ही, है ना। क्लियर। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था। वैसे यहाँ पर देखो नीचे दो एग्जांपल और दिए हुए हैं, देखो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर वाले रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। लिखो इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नीचे, द रिएक्शन in which uh, in which an element displaced the in which an element displaced the element of displace the another element from the solution। देखो देखो फिर से लिखो, the reaction in which an element displaced the element of solution present element of solution in which element of solution present in which अरे यार बन नहीं पाया, रुको 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 फिर से, the reaction
मैं भूल जाता हूँ। द रिएक्शन इन विच an element displaced the element of solution element of solution uh, element of solution in which element of solution in which first element is present, element is present is called displacement reaction. देखो इस लाइन का मतलब समझो, एक रिएक्शन जिस जो जिसका एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे देखो जिस एक रिएक्शन, देखो बोर्ड की तरफ देखो, इस लाइन का मतलब बता रहा हूँ। एक एलिमेंट जो कि डिस्प्लेस कर दे, इसका हमने सॉल्यूशन लिया था ना। देखो ये तो आयरन की नेल थी, ये तो कील थी लोहे की, ठीक है, और ये सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में तो क्या गया, आयरन नेल ये एलिमेंट हुआ, इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस द एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन, एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एलिमेंट क्या है यहाँ पर, कॉपर, डिस्प्लेस द एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट, है ना, इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट। उस एलिमेंट ने क्या किया, उस सॉल्यूशन के एलिमेंट को रिप्लेस किया जहाँ पे वो खुद मौजूद था, और एक नया कंपाउंड बना लिया उसको डिस्प्लेस करके। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट और समझ लो फटाफट से, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इधर इन्होंने रिएक्शन बताई है Na2SO4, पेज नंबर कौन सा है ये, एक्टिविटी 1.10 के नीचे, ये पेज नंबर 11 पर। सोडियम सल्फेट लिया है, Na2SO4 लिया है, ठीक है, Na2SO4 लिया और बेरियम क्लोराइड डाला है। फिर क्या हुआ, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड निकल गया। इन्होंने इसके आगे क्या लिखा है, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produce precipitate is called as precipitation reaction. देखो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने डाला बेरियम क्लोराइड में Na2SO4 डाला, ठीक है। देखो ये वाला ये फिगर देखो, फिगर 1.9, खुशी सुनाई दे रहा है, फिगर 1.9 में क्या है, वो क्या कर रहे हैं, एक सोडियम सल्फेट ले रखा था एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे में बेरियम क्लोराइड ले रखा था। एक में क्या लिया था, सोडियम सल्फेट लिया था, दूसरे में बेरियम क्लोराइड लिया था, ठीक है। फिर जैसे इन दोनों को मिलाया क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। इधर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे अपने यहाँ पे किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स निकलेंगे। प्रेसिपिटेट्स का मतलब समझो, प्रेसिपिटेट्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पानी में घुलते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया।